नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो, पर ये वीडियो आपका कंटिन्यूशन है प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में बात करी। हमने बात करी थी कि किस तरह से लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकती है। क्या कोई तरीका है जिससे हम हमारे n नंबर ऑफ सोर्स से n नंबर ऑफ डेस्टिनेशन तक माल पहुँचाएं और कम से कम कॉस्ट में पहुँचाएं। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आप में की इस चीज़ में मदद करेगा। हमने बेसिक पार्ट में देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें लेकर के ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से एक फिजिबल सॉल्यूशन, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। हम यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा किस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल किस तरह से आपको एक फिजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, इसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे लिया है और इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से मेथड से हम फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की वर्किंग देखना जरूरी है। आप पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद में आप अपने कीमती कमेंट देना ना भूलें। और यदि रैंडमली आपने सर्च किया है और ये वीडियो सामने आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, 4 अलग अलग लोकेशंस में हमारी फैक्ट्रीज़ स्टैब्लिश्ड हैं और इन चारों फैक्ट्रीज़ पर अलग अलग सप्लायर से माल आता है। हर सप्लायर ने अपनी कॉस्ट बता रखी है पर यूनिट की, उस सप्लायर से फैक्ट्री तक माल पहुंचाने की कॉस्ट क्या रहेगी। लेकिन एग्जांपल यदि मैं सप्लायर 1 की बात करूं और वो फैक्ट्री बी को माल पहुंचाता है तो 3 रुपये पर यूनिट उसकी कॉस्ट लगने वाली है। सिमिलरली सप्लायर 4 की बात करूं तो 5 रुपये लगने वाली है। तो मुझे तो ऐसा कोई रूट देखना है जहां पे कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि कॉस्ट यदि मेरी कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा और आपके बिजनेस में फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बाय हैविंग अ डिफरेंट मेथड समझाने की कोशिश करता है। तो अब तक हमने जो देखा था उसको देख लेते हैं। और उसके तो सबसे पहले भैया, जब भी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी चेक करेंगे। प्रिलिमिनरी चेक में हम 2 चीज़ देखते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और प्रॉब्लम है तो क्या वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जस्टिफाइबल है या नहीं है। क्योंकि ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें आपको वैल्यू कंप्यूट एक मेथड के थ्रू की जाती है। मीन्स उस मेथड के हिसाब से यदि वैल्यू नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरह का है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद में हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो कि एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। पर यूनिकनेस चेक करने के लिए कि इस दुनिया में इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज़ प्रॉब्लम का, ये देखने के लिए हमें उस पर मोदी टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिटी टेस्ट। ये सारे स्टेप्स हम एक एक करके देखेंगे। प्लीज़ बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो। आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम 2 चीज़ें चेक कर रहे होते हैं। पहला कि क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखते हैं बैलेंस कैसे चेक करते हैं। तो बैलेंस का मतलब केवल ये है व्हेन द अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट योर रिक्वायरमेंट। यदि दोनों मीट आउट कर जाती हैं, दोनों एक जगह पर मिल जाती हैं, तो ये बैलेंस्ड है। अब देखते हैं कैसे। फैक्ट्री ए बी सी डी इनकी डिमांड लिखी हुई है कि फैक्ट्री ए को 500 यूनिट चाहिए, फैक्ट्री बी को 400 चाहिए, फैक्ट्री सी को 600 चाहिए, इसको 500 चाहिए। पर सप्लायर्स के पास में अवेलेबिलिटी क्या है? इनके पास में अवेलेबिलिटी 300, 400, 200, 600। यदि ये डिमांड और सप्लाई मीट आउट कर लेते हैं, बराबर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या बैलेंस है या नहीं है। 500 प्लस 400, 900 प्लस 600, 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000। 2000 की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। अब सप्लायर्स के पास में कितना माल पड़ा हुआ है ये देख लेते हैं। सप्लायर्स के पास में जो पड़ा हुआ है वो 300, 400, 200, 600, इट मीन्स 700, 900 और 1500। रिक्वायरमेंट है 2000 की, पर अवेलेबिलिटी है केवल 1500 की। तो भाई ये 500 यूनिट आएंगी कहाँ से? इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले उसे बैलेंस किया जाएगा। और बैलेंस करने का तरीका एक ही है कि हम डमी क्रिएट करें। डमी का मतलब ये कि मेरी जितनी डिमांड है, एक्स्ट्रा डिमांड है, उस डिमांड को एक डमी सप्लायर से या डमी फैक्ट्री के लिए मैं दूंगा। ये सप्लायर भी हो सकता है और ये आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये आपका कॉलम भी हो सकता है और ये रो भी हो सकता है डमी में। तो व्हेन एवर देयर इज अ scarcity in the form of an availability or there is a more demand, you are going to create a dummy। और डमी किस तरह से, जिस साइड में, अब सबसे पहले मैंने बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए मैंने देखा मेरे पास में यहाँ है 1500 और यहाँ है 200, ये बराबर है 2000, तो ये बराबर नहीं है। तो उस केस में मुझे यहाँ पे मुझे एक कॉलम या रो इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी ये चीज़ बैलेंस हो गई। अब बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर तो ये तो आपका 2000 ऑलरेडी है, ये आपका 1500 है, 500 इधर कम पड़ रहा है। तो मैं एक डमी जिस साइड में कमी है
उसी साइड में मैं डमी इंट्रोड्यूस कर दूंगा और डमी की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। हम इससे सप्लाई नहीं ले रहे हैं, हम तो केवल डमी दिखा रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ पाए। मेथड की रिक्वायरमेंट यही है कि डिमांड इज इक्वल टू योर सप्लाई होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप डमी क्रिएट कीजिए। इट मे बी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ रो और इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम, बट द वैल्यू ऑफ डमी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करें। तो भाई साहब कितनी की कमी है? 500। यदि इसमें सब में आप 0 लिख दोगे और ये क्या हो जाएगा, अब टोटल करते हैं 300 + 700 900, 900 और 600 1500, 5 2000, इधर से भी 2000, इधर से भी 2000। पर इन 500 यूनिट को मंगाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, 000 लिखा है। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई है? नाउ इट बिकम अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। सो प्रिलिमिनरी चेक में सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। और बैलेंस कैसे चेक करते हैं? व्हेन द डिमांड इज इक्वल टू योर सप्लाई, मींस अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू योर रिक्वायरमेंट। यदि है तो हम बैलेंस मान लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यदि नहीं है तो उस केस में हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डमी रो और डमी कॉलम। जितनी की रिक्वायरमेंट है या जितनी की अवेलेबिलिटी आपको एक्सेस चाहिए, दोनों में से कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे कमी है। पर ध्यान ये रखना है कि उनकी इनर वैल्यू एलिमेंट की हमेशा क्या रहेगी, 0 रहने वाली है। नाउ एक बार ये पता लग गया कि ये प्रॉब्लम बैलेंस हो चुकी है, अब मुझे दूसरी चीज़ देखनी है, क्या ये जो प्रॉब्लम है इसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज्ड नेचर का है या नहीं। अब मिनिमाइज्ड का मतलब हम कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। यदि इनर कॉलम्स में आपको प्रॉफिट दिया होता तो उस केस में हमें इसे क्या करना पड़ता, मिनिमाइज्ड बनाना पड़ता। फिलहाल तो ये अंदर आपको कॉस्ट दे रखी है, इसलिए इसे आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करने की। पर यदि इन केस ये आपका मैक्सिमाइज्ड प्रॉब्लम होता, फंक्शन इसका मैक्सिमाइज होता, तो इसे मिनिमाइज किया जाता। सर करते कैसे? टेक एन एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में केवल मैं ये मान लेता हूँ कि ये कॉस्ट की जगह प्रॉफिट होता, कि सप्लायर से फैक्ट्री में जो प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। तो उस केस में हम इसे कैसे आगे बढ़ाते? तो मेथड ये बोलता है कि भाई साहब हम तो केवल मिनिमाइज मेथड से चलेंगे। तो मिनिमाइज बनाए कैसे? बहुत ही सिंपल है। इस पूरे मैट्रिक्स में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसे देखो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4 3 2 5 5 4 6 3 7 9, सबसे हाईएस्ट निकल के आ रही है आपकी 9। इस 9 को आप हर एलिमेंट की वैल्यू से रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो। मीन्स 9 में से हर एलिमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर दो और जो बच रहा है वो एलिमेंट में लिख दो। जैसे 9 - 4 कितना हुआ? 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ। 3 9 - 3 6, 9 - 2 7। आप इस तरह से वैल्यू को कन्वर्ट करके लिख दिए, ये मैक्सिमाइज से मिनिमाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर फिलहाल हमारे इस एग्जांपल में ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज नेचर का है, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि यदि कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइज नेचर की है तो उसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू देखो उस मैट्रिक्स में से, उसमें से हर एलिमेंट की वैल्यू को लेस करके उस सेल में लिख दो, ये आपका कन्वर्ट मिनिमाइज्ड हो जाएगा। नाउ मूविंग विद ओरिजिनल एग्जांपल, उसी पे हम चलते हैं। तो भाई साहब पहला प्रिलिमिनरी चेक में आपने ये देख लिया कि बैलेंस था, नहीं था, हमने बना लिया। क्या ये मिनिमाइज नेचर का है? हाँ, ये मिनिमाइज नेचर का है, इसलिए मुझे इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर यदि ये मैक्सिमाइज्ड नेचर का होता तो मुझे इसे मिनिमाइज नेचर में बनाना पड़ता। और बनाते कैसे हैं ये हमने बात कर ली। वंस यू हैव डन दिस, अब आता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की बारी। नाम ही इनिशियल है, शुरुआती दौर में ही हम सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। पर ये निकलेगा कैसे? इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ने 3 मेथड आपको बताए हैं। तीनों मेथड यूनिक मेथड है, तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा। तीनों में से कौन सा बेहतर है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, पर मैं सिंपलेस्ट से ऊपर बढ़ना चाह रहा हूँ। पहले हम बात करते हैं पहला मेथड, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड NWC। दूसरा मेथड होता है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका WAM, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। पहले मेथड पे हम बात करते हैं NWC क्या बोलता है। ये वास्तव में बहुत सिंपल मेथड है, रिलायबल मेथड है एंड इजी टू कैलकुलेट है। 3 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। इस मेथड की एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जहाँ भी एलोकेशन कर रहा है इसका डिफाइंड रूल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिफरेंट रूट्स को कंसिडर बिल्कुल नहीं करता है, बस इसने तो बोल दिया कि मुझे यहीं पे असाइंड करना है। इस कारण से इसको लीस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है।
देखते हैं इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड मीन्स यदि हम बात करें तो ये एरिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है। ये बोलता है कि सबसे पहले आप असाइनमेंट वहीं से चालू करो। कोई लॉजिक नहीं है क्यों कर रहे हैं ऐसा, बस मेथड ने बोला है इसलिए हम कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हम मैट्रिक्स का ढूंढते हैं। इस पूरी मैट्रिक्स में मीन्स इसमें आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, सर ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो इन्होंने बोला बिना ये देखे कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एलोकेट कर दो। क्या सर, जितने की डिमांड और सप्लाई आपको चाहिए। देखते हैं इस 4 पे सप्लायर मुझे 300 यूनिट दे सकता है, पर मेरी डिमांड कितनी है 500 की डिमांड है। तो भाई साहब, तो सप्लायर 300 दे सकता है तो मैं 300 तो लूँगा। तो मैंने यहाँ से 300 ले लिए। इसके पास में अभी भी कितने हैं, 200 की रिक्वायरमेंट है, पर अब सप्लायर के पास कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी या तो सप्लाई या डिमांड जीरो हो जाए, आप उस रो या कॉलम को शेडेड कर देंगे। इसका मतलब केवल इतना होगा कि अब ना तो इस रो या कॉलम में कोई अलग से अलॉटमेंट हो पाएगा। जैसे यहाँ पे आपका जीरो आ गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस जीरो की वजह से मैं यहाँ इसे शेडेड कर देता हूँ, और इसका मतलब ये होगा कि अब इस रो में कोई भी दूसरा अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा। अब बची हुई मैट्रिक्स में से फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढूंगा। तो बची हुई मैट्रिक्स में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा निकला, ये इसमें फिर से असाइन कर दूंगा मैं। कितनी, सर सप्लायर 2 के पास है 200 और इसको रिक्वायरमेंट है केवल 400 और इसको रिक्वायरमेंट है 200। तो मैं भाई 200 इससे ले लेता हूँ। मैंने 200 ली तो इधर जीरो हो जाएगा, यहाँ 200 और इसके पास में अभी कितनी बचेंगी, 200 यूनिट बच रही है। एज पर द रूल जैसे ही जीरो हो रहा है वो रो और कॉलम आपको क्या करनी पड़ेगी, शेड। और उसका मतलब क्या होता है कि अब हम आगे उसमें असाइन नहीं कर सकते, इस कारण से मैं इसे भी क्या कर देता हूँ, साइड में। बहुत अच्छे। अब सर बची हुई मैट्रिक्स में से फिर से मुझे क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है, जो कि क्या निकलेगा, ये वाला। अब इसमें फिर से मैं असाइनमेंट कर देता हूँ। कितना असाइन कर सकता हूँ, सर अवेलेबिलिटी है 200 यूनिट की और इसकी रिक्वायरमेंट है 400। तो मैं कितना दूंगा, सर जितना अवेलेबल है उतना ही तो मिल पाएगा। यहाँ 4 रुपये पे 200 यूनिट, यहाँ कितनी, अभी भी सर इसकी डिमांड बाकी है 200 की, पर यहाँ जीरो हो गया है। तो फिर एज पर द रूल हम वही शेडेड कर देंगे, और ये शेड किया हमने। बची हुई मैट्रिक्स में से फिर से वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका ये निकला। इस पे आप कितनी दे सकते हो, सर 200 की डिमांड है और 200 अवेलेबल है। बहुत अच्छे। तो इस केस में इधर भी जीरो और उधर भी जीरो। अब फिर से इसे शेड कर दो, ये इधर भी शेडेड होगा और इधर भी शेडेड होगा। बचे हुई मैट्रिक्स क्या है, 7400। इसमें देखते हैं नॉर्थ वेस्ट क्या निकला, 7 पे आप कितना दे सकते हो, सर 600 की डिमांड है और 600 ही अवेलेबल है। ठीक है, फिर से आप क्या कर दो, 00 600 यहाँ दिए। यदि 600 यहाँ दिए हैं तो उस केस में ये भी शेडेड हो गया आपका और ये भी शेडेड हो गया। सर जीरो पे कितना देना पड़ेगा, सर 500 की अवेलेबिलिटी है और 500 की डिमांड है, तो मैं यहाँ पे 500 यूनिट दे दूँगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो। आपने देखा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज करके आपने डिफरेंट सप्लायर से डिफरेंट फैक्ट्रीज पे माल पहुंचा दिया है। केवल लॉजिक इतना लगाना था कि जो भी नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है उसे आपको एलोकेट करना है जो क्वांटिटी चाहिए। इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है। जैसे ही आपकी डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई भी जीरो हो रही है, आप उस रो या कॉलम को शेडेड कर दोगे, ये मानते हुए कि उसमें आगे से सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब मैं ये देखता हूँ कि सर क्या कितने अलॉटमेंट हुए, सर 300 400 400 400 और 600, 1 2 3 4 5 और 6 अलॉटमेंट हो गए। 6 जगह से माल आ रहा है डिफरेंट कॉस्ट पे। तो सर मेरी जेब से कॉस्ट कितनी लग रही होगी, वो भी हम देख लेते हैं कि हमारी जेब से कॉस्ट कितनी लग रही हो। फैक्ट्री और सप्लायर्स, ठीक, कॉस्ट कितनी लग रही है। फैक्ट्री ए को S1 से कितना आ रहा है, सर 4 रुपए के हिसाब से 300 यूनिट, ये हुई 1200। सिमिलरली फैक्ट्री ए को S2 से कितना आ रहा है, ए को S2 से आ रहा है 5 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट, ये हो गई आपकी 1000। फैक्ट्री बी को S2 से 4 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट, फैक्ट्री बी को S3 से 9 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट, फैक्ट्री सी को S4 से 7 रुपए के हिसाब से 600 यूनिट और फैक्ट्री डी को
डमी से 500 यूनिट 0 रुपये के हिसाब से। आप कॉस्ट निकाल लेंगे 800 रुपये, 1800 रुपये, 4200 और 0। टोटल कितनी कॉस्ट लगी सर? 1200 प्लस 1000 2200 प्लस 3000 3000 और आपका 6000 9000 रुपये टोटल कॉस्ट लगने वाली है। 9000 रुपये आपको ये डिफरेंट सप्लायर से डिफरेंट फैक्ट्री पे पहुंचाने पे लगने वाली है। हमने ये कैलकुलेट करके देख लिया। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोल रहा है 9000 रुपये की कॉस्ट लगने वाली है। ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। इस मेथड में केवल ध्यान इतना देना है आपको कि जो भी आप एलोकेशन कर रहे हो वो एलोकेशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ही किया जाएगा। एक बार आपने एलोकेशन कर दिया, या तो आपकी अवेलेबिलिटी या डिमांड दोनों में से कोई भी 0 हो रही है, उस केस में आप उस रो या कॉलम को शेडेड कर दोगे। मतलब केवल इतना कि अब हम अगला अलॉटमेंट नहीं दे पाएंगे उनको, उनके पास में कोई और एलोकेशन नहीं हो पाएगा। फिर से हम बची हुई मैट्रिक्स में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढेंगे और उसे अलॉटमेंट या एलोकेशन कर देंगे। दोस्तों इस मेथड को यूज़ करके आपकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो 9000 रुपये निकल के आ रही है। आई बिलीव this method is crystal clear because it is damn simple to understand and it's quite usable and calculatable, but having only one limitation कि ये जब 4 रुपये पे इसे सप्लाई कर रहा था, इसने रिस्पेक्टिव जो मिनिमम कॉस्ट है उसे कंसिडर नहीं किया। इस मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो ये मेथड रिलायबल in the form of what, not considering the different cost of a different routes की कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहा है। इस कारण से इसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम होती है। अगला मेथड जिस पे हम बात करने वाले हैं दैट इज द लीस्ट कॉस्ट मेथड, जो इससे ज़्यादा रिलायबल है, जो कि डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट रूट्स को कंसिडर करता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। थर्ड पार्ट में हम LCM की बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड की, और उस मेथड से रिलेटेड जितनी भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेथड समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को देखते रहिए, आपका प्यार इन द फॉर्म ऑफ कमेंट देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।